बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इसमें मेनली हमने तीन चैप्टर को स्टडी करना है। एक है एड्सॉर्प्शन, दूसरा है हमारे पास कोलाइड्स, तीसरा है कैटलिस्ट। ये तीन चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो हम कहते हैं कि फिनोमिनो अकरिंग एट सरफेस, फिनोमिनो अकरिंग एट सरफेस, जो सरफेस के ऊपर या इंटरफेस के ऊपर जो काम हो रहा होता है, जो रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री या इंटरफेशियल केमिस्ट्री भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है जी, सरफेस केमिस्ट्री या इंटरफेशियल केमिस्ट्री भी हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर की, तो आज हमने पढ़ना है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है? बेसिकली ये होती है अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस। ये लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट हो सकती है ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है जी, हमारे पास एक सॉलिड सरफेस होगी, उसके ऊपर लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अगर अटैच हो जाएं तो उसे हम कहते होते हैं एड्सॉर्प्शन है। मैं आपको अगर ये इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, मान ले ये मेरे पास एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है बेटा। इसके ऊपर अब मॉलिक्यूल क्यों आकर अटैच होंगे, तो उसकी हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल, सॉरी बल्क मॉलिक्यूल इसे कहेंगे, क्या कहेंगे। और ये जो ऊपर वाला होता है इसे कहते होते हैं हम सरफेस मॉलिक्यूल। जो सरफेस के ऊपर वाले प्रेजेंट होते हैं उसे सरफेस कहते हैं, जो दरमियान में होते हैं उसे हम बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम बल्क मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो इसको इधर से फोर्स लग रही है, इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बल्क मॉलिक्यूल जो होता है उसको चारों तरफ से फोर्स लग रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स का सम है वो बेटा जीरो है, यानी उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। अगर हम बात करें सरफेस मॉलिक्यूल की, तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो है, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसको इधर से फोर्स लग रही है, इधर से ये कैंसिल कर रही है, और इसको सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स लगती नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसे। अब देखें, इसे सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो डेफिनेटली इसके पास भी तो अपनी फोर्स होगी। तो ये बाकी जो मॉलिक्यूल है, मान ले ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो इनको ये अपवर्ड फोर्स के जरिए खींचता है, ये इनको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स लगाकर। इस फोर्स को हम कहते होते हैं रेजिडुअल फोर्स। यही वजह होती है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आकर सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस जो होती है वो बेसिकली एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते होते हैं रेजिडुअल फोर्स। तो ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता है बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करें एड्सॉर्बेट की, एड्सॉर्बेट क्या है? ये वो सब्सटेंस होती है जो डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट्स एट सरफेस। मान ले ये कोई सोल्यूट होगा, ये कोई ना कोई बेटा सोल्यूट होगा जो सरफेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट क्या है? ये सरफेस होती है, सरफेस एट विच एड्सॉर्प्शन अक्कर, एड्सॉर्प्शन अक्कर्स। ये वो सरफेस होती है जहां पर एड्सॉर्प्शन होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एड्सॉर्प्शन की। तो बेटा हमारे पास नंबर वन है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस,
एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। चारकोल के जरिए गैस की एड्सॉर्प्शन कैसे होगी? देखिए, चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है, कार्बन से बना होता है बेसिकली। आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। चारकोल जो है ये डिफरेंट पॉइजनस गैसेस जो होती हैं उनको एड्सॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, मान ले कि एक कमरे के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं। ये एक रूम है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखें, जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। जितनी ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन होगी उतना ही उनका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यहां पर मैं चारकोल रख दूं, चारकोल रख दें, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब कमरे में जो जहरीली गैस होगी वो नहीं रहेगी। तो इट मींस ये डिफरेंट गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल। अब डाई जो होती है बेसिकली उसको भी चारकोल एब्जॉर्ब करवा लेता है। मान लें कि आपके पास एक सॉल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू का। अब मिथाइलिन ब्लू होती क्या है बेसिकली आपको बताऊं, तो ये ऑर्गेनिक प्लूटेंट होता है। ये हार्मफुल ऑर्गेनिक प्लूटेंट होता है। हम चाहते हैं इसे किसी ना किसी तरह से रिमूव करें। तो हम क्या करेंगे, हम चारकोल का एक पीस या पाउडर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो मिथाइलिन ब्लू का कलर जो होता है वो बेसिकली ब्लू होता है। आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो कलर होगा वो फेड होना शुरू होगा और ये कलरलेस हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि चारकोल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। पानी जो है वो अब क्लियर हो चुका है क्योंकि उसमें जो ब्लू कलर था मिथाइलिन ब्लू का वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली जो कि चारकोल करवाता है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है मिस्टी विंडोज। अब देखे, आपने समटाइम्स देखा होगा कि पानी के कतरे जो होते हैं वो विंडो या खिड़की जिसे कहते हैं आप उसके साथ अटैच होते हैं। तो वो भी बेसिकली एड्सॉर्प्शन की वजह से ही होते हैं। एड्सॉर्प्शन की वजह से ही होते हैं, ये याद रखें। अब मेन पॉइंट, ये तो एग्जांपल्स हमने देख ली हैं। देखें, एड्सॉर्प्शन जो है ये दो तरह की हो सकती है। ये केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी। ये केमिकली भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। ठीक है, और ये होती क्यों है? आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछे तो ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। ड्यू टू अनबैलेंस्ड, क्योंकि सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फोर्स जो होती है वो बैलेंस्ड नहीं होती है। उन वो एक फोर्स लगाते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से होती है जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल के दरमियान। तो चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल के दरमियान हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स की या प्रॉपर्टीज की। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे चारकोल और यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल। अब देखें, मैं आपको ना पहले समझा दूं एक्टिवेटेड और आम चारकोल में क्या डिफरेंस है। आपके पास आपने मिश्री, एक होती है चीज, आपने सुना होगा चीनी की तरह की होती मिश्री। वो हकीम हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ अद्वियात बनाने के लिए। तो मिश्री जो होती है उसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मीठी होती है। अगर उसको आप पानी में ऐड करो तो वो हल नहीं होगी, इतनी जल्दी हल नहीं होगी।
लेकिन अगर आप उसकी बनिस्बत चीनी को ऐड कर दो, चीनी के जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं वो जल्दी हल हो जाएगी। फर्क यही है। जो चारकोल है समझ लें वो आप कह लें ग्रेन्यूल फॉर्म में है या क्यूबिक फॉर्म में है, और जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो पाउडर फॉर्म में है। जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं कि चीनी है, चीनी जो है वो क्यूब अगर है तो वो थोड़ा सा देर से हल होगी, अगर पाउडर ले लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी हल। इसकी रीजन है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो क्या है आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें, चारकोल होता क्या है? चारकोल जो है ये बेसिकली आपके पास रेजिड्यू होता है, कार्बन रेजिड्यू, रेजिड्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कह लें या डिहाइड्रेटेड बरीड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मुर्दा जानवर थे, जो जमीन में दफन थे, उनसे ही हमें मिलता है, और उनमें मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, पानी नहीं होता है, डिहाइड्रेटेड है। और अगर हम बात करें एक्टिवेटेड चारकोल की तो ये भी सेम ही है, कार्बन रेजिड्यू है, लेकिन फर्क क्या है, ये हमें मिलेगा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो ये बेटा हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पोरोसिटी की बात करें, पोर साइज, पोरोसिटी में अगर हम बात करें तो ये मोर पोरस होता है, मोर पोरस है। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल इवन मोर पोरस देन चारकोल, मोर पोरस देन चारकोल। तो चारकोल से भी ज्यादा ये पोरस होता है। इसके बाद टेम्परेचर, तो ये जो होता है ये हाई टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर हमें मिलता है ये, जबकि ये वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम इनकी एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें तो ये आपके पास यूज होता है मेटलर्जी में। मेटलर्जी एक ब्रांच है, आपको पता है, जिसमें हम और वगैरह में से मेटल्स को सेपरेट करते हैं और उनकी प्योरिफिकेशन करवाते हैं, कुकिंग में और फिल्ट्रेशन में ये चारकोल इसमें यूज होता है। जबकि अगर एक्टिवेटेड की बात करें तो ये मेडिसिन में, मेडिसिन के अलावा ये टॉक्सिक जो होते हैं केमिकल्स उनको रिमूव करवाता है, टॉक्सिक को, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस था एक्टिवेटेड और चारकोल के अंदर। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ये क्या है? एब्जॉर्प्शन होती है बेटा बेसिकली एक फिनोमिना होता है जिसमें इंटर वन सब्सटेंस इंटर इनटू another substance and get uniformly distributed throughout the system, throughout, बल्क कर लें, थ्रू आउट बल्क ऑफ another substance। अब क्या मतलब है इसका? देखें, ये एक सब्सटेंस है, अब ये ए एक सब्सटेंस है, यहां से बी के पार्टिकल्स आते हैं ये, अब ये इसके अंदर, इसके बल्क के अंदर आएंगे, यहाँ पर अंदर वाली साइड पे बल्क में आएंगे, ये सरफेस के ऊपर नहीं रहेंगे, अब ये इसके बल्क के अंदर आएंगे और वहां पर आकर ये डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यूनिफॉर्मली। इसे हम कहते होते हैं एब्जॉर्प्शन।
अब इनमें डिफरेंस क्या है देखें। एड्सॉर्प्शन जो थी वो एक सरफेस फिनोमिना था, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क फिनोमिना होता है। ये क्या है, ये बल्क फिनोमिना है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो सोकिंग, सोकिंग ऑफ स्पिल्ड मिल्क, जो दूध गिर जाता है बाय पेपर टॉल, पेपर टॉल की मदद से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। या जो आप बेसिकली फोम यूज करते हो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो भी एग्जांपल है। अब हमारे पास स्किन एब्जॉर्प्शन जो है, देखिए हमारी जो बॉडी है इसमें आपको पता है पोर्स होते हैं, और स्किन एब्जॉर्प्शन जो क्रीम वगैरह होती है या लोशन वगैरह, लोशन जो है या क्रीम है, ये हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। असल में हमारी जो रंगत वो गोरी क्यों नजर आती, क्योंकि जो क्रीम्स या लोशंस होते हैं वो हमारे पोर्स में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है, और एक्सेस अगर हम क्रीम लगा लें तो डेफिनेटली वो ऊपर वाइटनेस उसकी जो होती है वो शो हो रही होती है। ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म है, वो है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, देखिए डिसऑप्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम एड्सॉर्बेंट, यानी सरफेस से सब्सटेंस को रिमूव करवाना डिसऑप्शन कहलाता है। ये अच्छा एमसीक्यूज भी पीपीएससी में आया था। एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन पूछी हुई थी, याद रखें। डिसऑप्शन का मतलब है जो चीज एड्सॉर्ब हुई थी उसको आप रिमूव करवा रहे हो। और एक और टर्म होती है हमारे पास, सॉप्शन। सॉप्शन, ये टर्म जो थी, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है एमसी बेन। एमसी बेन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसका मतलब होता है व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन जो है वो एक साथ हो, तब हम कहते हैं कि ये सॉप्शन है। ये क्या है, सॉप्शन है। जब एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन जो है वो एक साथ हो रही हो। तो इसकी सादा सी मिसाल है बेटा, फोम। जो फोम होता है ना, आपने ये डस्टर जो जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली शो करवाता है सॉप्शन को। ये एड्सॉर्प्शन भी शो करवा रहा होता है और एब्जॉर्प्शन भी, दोनों एक साथ करवा रहा होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर वन, हम इसे कहते हैं फिजिकल या फिजियोसॉप्शन। फिजियोसॉप्शन कह देते हैं। दूसरी टाइप है केमिकल या केमिसॉप्शन। ये दो टाइप्स हैं इसकी, एक केमिकल होती है, दूसरा फिजिकल। अब इनमें डिफरेंस देखें तो यहाँ पर वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वेंडरवाल फोर्सेस जो वीक फोर्सेस होती हैं, उनके जरिए एड्सॉर्प्शन होती है। ठीक है। जबकि दूसरी टाइप में आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड होगा यहाँ पर, और ये वीक होगी, और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग होगी। अब याद रखें, इनकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखें, पहले चले फिजिकल और केमिकल इकट्ठी देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है निकल कैटलिस्ट। अब एक बात याद रख लो बेटा, जो कैटलिस्ट होते हैं उनके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स क्या हैं? एक्टिव साइट वो जगह होती हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं।
ये जैसे मैं बना रहा हूं ना, फिर ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दीज आर द एक्टिव साइट्स बेसिकली। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच करते हैं, फिर आगे फर्दर जाके रिएक्शन होता है। तो कैटलिस्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा हो तो मॉलिक्यूल आकर कैटलिस्ट के साथ अटैच होगा, लाइक हाइड्रोजन की एड्सॉर्प्शन हो रही है तो यहाँ पर ये आएगा, इसके साथ एड्सॉर्प्शन होगी। अगर हम पहले फिजिकल को देख लें, फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो कुछ इस तरह से होगी। देखें, अब बेटा यहां पर गौर करें तो हाइड्रोजन का केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और ये लो टेम्परेचर पर होगी। लो टेम्परेचर पे क्यों होगी? क्योंकि देखें, हमें अगर हाई टेम्परेचर देना होगा तो वो तो फिर केमिकल हो जाएगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाना था। तो ये लो टेम्परेचर पर हो रही है क्योंकि वीकली फोर्सेस है यहाँ पर। अगर हम केमिकल की बात करें तो वो इस तरह से होगी। देखें, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है और ये एलिवेटेड या हाई टेम्परेचर पर होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो केमिकल बॉन्ड था वो ब्रेक। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। वो क्यों एनर्जी देनी पड़ती? ताकि केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सके। अब इनमें बेसिक डिफरेंस देखते हैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, देखिए नंबर वन, इसमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वैंडरवाल फोर्सेस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। और इसको जो आप कह सकते हो हीट चाहिए वो 22 to 40 किलो जौल की होती है पर मोल। यहाँ पर जो हीट चाहिए वो तकरीबन 42 to 400 किलो जौल की होती है। ये यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पे नो कंपाउंड फॉर्मेशन, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, यहाँ पर न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम बात करें तो ये फिजिकल होती है और रिवर्सिबल होती है, रिवर्स किया जा सकता है। ये केमिकल होती है और इरिवर्सिबल होती है। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, डू नॉट नीड एक्टिवेशन एनर्जी। ईए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर नीड्स एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है जी। यहाँ पर चाहिए और वहां पर नहीं चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस देखें तो ये जो होती है मल्टी मोलिक्यूलर होती है। मल्टी मोलिक्यूलर से क्या मुराद है मैं अभी बता देता हूँ। यानी इसकी मेन लेयर्स एक दो नहीं, एक से ज्यादा होती हैं। यहाँ पर ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर है। और ये जो होती है लो टेम्परेचर पर होती है, ये हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर होती है। अब देखें मल्टी और सिंगल में क्या डिफरेंस है। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। मान ले ये सरफेस थी, ये अब इसके ऊपर तीन लेयर बन गई, इसे मल्टी लेयर कहते हैं। तो अगर केमिकल होगी तो वो तो सिर्फ बॉन्ड बनेगा ना स्ट्रॉन्ग, तो वो तो एक ही होता है। बॉन्ड तो एक एटम के साथ ही बनेगा डेफिनेटली, सरफेस के साथ जो अटैच होगा, बाकी का कोई लिंक नहीं है। तो फिजिकल में तो फोर्सेस वीक हैं, थोड़ा बहुत आगे भी मल्टी लेयर तक चली जाती हैं। लेकिन केमिकल में ये सिचुएशन नहीं होती, वहां पे सिर्फ सिंगल लेयर ही फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर लेते फैक्टर्स।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। देखिए एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें पहला आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, और नहीं तो दोबारा बता देता हूँ। मान ले हमारे पास ये एक ईंट है, इसके ऊपर ये एक्टिव साइट्स हैं। एक्टिव साइट्स वो साइट्स होती हैं, अभी हमने कैटलिस्ट भी देखा है, उसके ऊपर भी एक्टिव साइट्स थी, जहां पर कोई मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा। तो यहाँ पर मान ले ये एक ईंट या पत्थर है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल आकर अटैच होंगे। अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर ईंट थी, वो ब्रेक होकर पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ गई है। अब इसमें सैकड़ों एक्टिव साइट्स हैं, यहाँ पर ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का, रेट इंक्रीज हो गया एड्सॉर्प्शन का। उसकी रीजन यही है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने से मुराद होती है एक्टिव साइट्स बढ़ गई है। यही रीजन होती है कि क्यूब जो होता है चीनी का वो लेट हल होता है, और पाउडर जो होता है वो अर्ली हल हो जाता है, क्योंकि एक्टिव साइट्स बढ़ जाती हैं, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। तो ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ने से बेटा आपके पास ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, तो यहां पर बता दूं, जो पोलर होती है बेसिकली, पोलर गैसेस जो होती हैं शो मोर एड्सॉर्प्शन, शो मोर एड्सॉर्प्शन। उसकी एक रीजन होती है, उसकी रीजन ये होती है कि दे कैन इजीली दे कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इनको लिक्विफाई करना आसान होता है, इनको बेटा लिक्विड में कन्वर्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। तो जो पोलर होती है ना, याद रख लो, वो ज्यादा आसानी से अटैच हो जाती हैं। मैंने रीजन बताई है कि उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना इजी होता है, और वो सरफेस के ऊपर अटैच होकर रह सकती हैं, ठीक है। जबकि नॉन पोलर जो होती हैं वो आसानी से अटैच नहीं होती, ठीक है। ये याद रखिए। इसके अलावा जिनका साइज बड़ा होता है, साइज इंक्रीज करेगा तो वो भी एड्सॉर्ब करना शुरू कर देंगी, एड्सॉर्प्शन जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आप याद रखो साइज का जो लिंक होता है ना, वो मेनली होता है वेंडरवाल फोर्सेस के दरमियान, वेंडरवाल फोर्सेस में। तो वेंडरवाल फोर्सेस में साइज बढ़ने से मुराद यही है कि वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो गई हैं, तो यही रीजन है कि वो जाकर अटैच हो जाती है इजीली, ठीक है। इसके बाद थर्ड फैक्टर है, वो है हमारे पास टेम्परेचर। सर एक याद क्वेश्चन है। रखो एड्सॉर्प्शन जो है बेसिकली ये एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक टर्म होती है यूज हीट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये क्या है, ये बेसिकली है कि एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज जब 1 मोल गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो सॉलिड के ऊपर, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो पोलर गैस के केस में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर, ये याद रख लेना है। तो टेम्परेचर जो है ये याद रखें, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होती है। उसकी रीजन मैं बता चुका हूं, टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगी। उसकी रीजन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बाद फोर्थ फैक्टर है प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है ये सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में वेरी करता है।
तो प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है वो ज्यादा एड्सॉर्ब होती है, एड्सॉर्ब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। इसकी अगर हम मिसाल लें, आपके पास के जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ड्रिंक्स, फिजियो ड्रिंक्स होती हैं, इनमें बेटा गैस जो होती है वो हाई प्रेशर के साथ एब्जॉर्ब करवाई जाती है। एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते चले, एब्जॉर्प्शन भी बस थोड़ा बहुत ही फर्क है सरफेस और बल्क का। तो कहने का मकसद क्या है, प्रेशर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है, तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा शेक करते हो, वो गैस जो होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसके बाद फिफ्थ है नेचर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट की नेचर देखें, जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके लिए याद रख लें कंडीशंस होती हैं। ये नहीं कि हम कोई भी एड्सॉर्बेंट उठा के यूज कर लें, ऐसा कतन नहीं होता बेटा। तो इसके लिए बता दूं कि एड्सॉर्बेंट जो है ये फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड हो। दूसरा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज्ड हो, सरफेस एरिया हाई हो, और पाउडर फॉर्म में हो तो बेटर है। और एक्टिवेटेड चारकोल, कार्बन बेस्ड या सिलिका जेल, सिलिका और जेल या क्ले, ये सारे तकरीबन पोलर होते हैं, तो ये ज्यादातर अमूमन यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद एड्सॉर्प्शन जो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे, ये कैसे स्पॉन्टेनियस है देखें, इसमें याद रखें डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों नेगेटिव फैक्टर होते हैं। कैसे, अब देखिए हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव है, स्पॉन्टेनिटी की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव है, और इंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है। अंदाजा कर लें इंट्रोपी कैसे डिक्रीज हो रही है, पहले ये गैस रैंडम थी, जब सरफेस के ऊपर आती है तो ये ऑर्डर में आ जाती है, तो ऑर्डरनेस बढ़ गया है, इंट्रोपी तो डिक्रीज हो गई है। अब यहां पर फिर क्या होगा देखें, इसका कर्व जो होगा हमें ऐसे मिलेगा, डेल्टा एच और टी के दरमियान कर्व मिलेगा हमें। अब ना ये फॉर्मूला है आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो बेटा, अगर हम बात कर लें शुरू शुरू की, तो शुरू शुरू में आपके पास डेल्टा एच जो है वो ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, डेल्टा एच जो होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज। और ये फैक्टर जो है डेल्टा टी एस ये बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आएगा जब डेल्टा एच बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस के, तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो डेल्टा जी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। शुरू में ये ज्यादा है, तो इसी वजह से नेगेटिव का साइन जो है वो ज्यादा वैल्यू आ जाती, क्योंकि अब देखो ना आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें सबकी, डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ माइनस माइनस, टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एस नेगेटिव है, माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस, और ये पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर बेसिकली पॉजिटिव है। ये बढ़ेगा तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी फिर पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो शुरू शुरू में वो ज्यादा हीट रिलीज हो रही होती है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके पीछे साइंस थी। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो बेटा ये एप्लीकेशन वैसे वही है जो हमने यूजेस पढ़े हैं। एप्लीकेशन में ये जहरीली गैसेस जो होती हैं, पॉइजनस गैसेस, उनको एड्सॉर्ब करने में इस्तेमाल होता है। फिर ये सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। फिर अनवांटेड वेपर्स को रिमूव करने के लिए, वेपर्स जो होते हैं
उन्हें ये रिमूव करवाता है। ये कलर को रिमूव करवाता है, रिमूव कलर। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कलर आ जाते तो उसको रिमूव करवाता है। इसके अलावा ये सिलिका और एल्यूमिना जो होते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना जेल, ये ह्यूमिडिटी को बड़ा एब्जॉर्ब करते हैं। यूज टू रिमूव, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। यूज टू रिमूव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को ये रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन का बेसिक चैप्टर था। तो आज के लेक्चर एड्सॉर्प्शन का कुछ पोर्शन अभी हमने पढ़ा है, और कल ये हमारा वैसे एंड हो जाएगा। तो कोई सवाल है बेटा तो चैट में पूछिएगा। आज मुझे आई थिंक ये प्रॉब्लम लग रही है माइक में एंड फ्री के, तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। कोई सवाल है चैट में बताएं।